हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू सुनना आईएएस। एंड आप सबको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा दैट हम लास्ट लेक्चर में पहुंच गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जो हम कर रहे थे, दैट इज अ रिवीजन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू द मोस्ट रिकमेंडेड सोर्स, दैट इज स्पेक्ट्रम। गाइस, आज हम लास्ट के 32, 33, 34, 35 चैप्टर करने वाले हैं। ये वैसे ही स्पेक्ट्रम में छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक दो दो पेज के। और इसमें ज़्यादा हमने क्या बोलते हैं, ज़्यादा एमसीक्यूज भी नहीं है, क्योंकि ये खुद ही छोटे चैप्टर है। राइट, तो आज हम इसको फिनिश कर देंगे। और आपकी, आई होप, अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं सीरीज को, तो आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी वजह से इन एमसीक्यूज को करने के बाद आपके रिटेंशन पावर आप देखना, आप जब नेक्स्ट टाइम करोगे तो वो और फास्ट हो जाएगा। पूरा स्पेक्ट्रम आप ये लगा लो कि 2 से 3 दिन में कर लोगे पूरी पूरी स्पेक्ट्रम। सो लेट्स मूव एंड क्वेश्चन करते हैं। हमने अपनी जर्नी काफ़ी लंबी शुरू करी थी आप लोगों के साथ। कुछ कुछ स्टूडेंट्स पूरे कनेक्टेड रहे, कुछ अभी लेटर ऑन कनेक्ट होंगे। तो आई वुड से दम ऑल द बेस्ट। और एक बार हम अपनी जर्नी को रिव्यू कर लेते हैं, हमने कहाँ से शुरू करा था। स्पेक्ट्रम का हम फर्स्ट चैप्टर से लेके चले थे। हम 1419 में हमने पोर्टुगीज को बुला लिया था। पोर्टुगीज आए, फ्रेंच, डच आए, इंग्लिश आए एंड फ्रेंच आए। इनकी हमने कॉन्क्वेस्ट देखा था, राइट। और ये कॉन्क्वेस्ट लगभग 1760 में ख़त्म हुआ था, जब हमने ट्रीटी ऑफ पेरिस कर ली थी। और 1760 में वेंडी वॉश की लड़ाई हुई थी विद फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। तो ये थी यूरोपियन की फाइट। अब यहाँ पर ब्रिटिश का हुकूमत रहती है। अब ब्रिटिश लोकल बंदों से भी तो लड़ती है, मराठास, मैसूर, बंगाल, सिंध, पंजाब। राइट, ये हमने थर्ड में देखा था चैप्टर, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जिसने नहीं देखा था वो देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर एमसीक्यूज प्रॉपर स्पेक्ट्रम के थ्रू थ्रू ही रखे हैं पूरे पूरे। एंड आपको मजा आएगा। मतलब यार, ये मैं पूरी टाइमलाइन भी इसलिए बताता हूँ ना, कि ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, इसमें हम कुछ बहुत ज़्यादा इवेंट्स लर्न नहीं कर ले, बट हम कनेक्शन बना रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर ने फिर एक्सपैंड किया मिलिटरिस्टिकली। एंड ये तब काम आता है हमें, ये रिवीजन, जब हम मेंस के आंसर राइटिंग लिख रहे होते हैं और हमें कुछ रिकॉल करना होता है, तो तुरंत रिकॉल होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था, मिलिटरिस्टिकली इन्होंने ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी, एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली इनकी पॉलिसीज आई। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में हमने पढ़ा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रिंग फेंस, सब्सिडरी अलायंस, ये सब हमने देखने की कोशिश करी थी। डिफरेंट गवर्नर जनरल्स के, उनके गवर्नर जनरल भी याद करने की कोशिश करी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कौन था? हमारा डलहौजी। राइट, ऐसे करके हम आगे बढ़े। हमने देखा इन पॉलिसीज की वजह से पीपल्स रिजेंटमेंट भी हुआ था बिफोर 1857। और पीपल रिजेंटमेंट किस फॉर्म में निकले थे? 3 फॉर्म में। कौन कौन से? सिविलियन, ट्राइबल एंड मिलिट्री। मिलिट्री में क्या हो रहा था? म्यूटिनीज हो रही थी। ट्राइबल में एरियाज में खोंड हो, ये सारे एरियाज में म्यूटी वो हो रही थी, रिवोल्ट हो रहे थे। सिविलियन में कौन कौन आ रहा था? हमारे पीजेंट्स, डिपोज्ड जमींदार, डिपोज रूलर्स, इनका रिजेंटमेंट था। फाइनली ये कल्मिनेट कब हुआ? 1857 में हमने पढ़ा। 1857 में हमने डिफरेंट सेंटर्स देखे। इंटीग्रेटेड लड़ाई थी? नहीं, डिस्पराटेड लड़ाई थी। कहीं कहीं चल रही थी, कहीं नहीं चल रही थी। कुछ पॉकेट में पहले हो चुका था, तो वहां पर सप्रेस कर लिया गया था इजीली। इनके रूलर्स हमने देखे, इनके लीडर्स को देखा, जिन्होंने रिवोल्ट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। देन वी मूव्ड ऑन टू आईएनसी। हमने आईएनसी की फॉर्मेशन देखी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसका कंट्रीब्यूशन देखा। एक सेकंड। राइट, आईएनसी का कंट्रीब्यूशन देखा 1885 में। फिर हमने एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स को देखने की कोशिश करी। यहाँ पर हमने लॉर्ड कर्जन को देखा 1905 में, जिन्होंने बंगाल पार्टीशन का वो कर दिया था। उसमें हमने स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट देखा। Then we move on to 1909 Morley Minto reforms and the emergence of Gandhi in 1959 Jan। आपको ये टाइमलाइन समझ में आ रहा है ना, पूरा कैसे चल रहा है? यही बैठाना है बस आपको। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि क्या चल रहा था साउथ अफ्रीका में, तो आपको याद होगा यार, वो आपने पढ़ रखा है इतनी बार। आप बोल दोगे कि यार साउथ अफ्रीका में हमने नेटल कांग्रेस बनाई, और ऐसे करके गांधी जी ने अब 2-3 फेजेस में, मॉडरेट फेज में और एक्सट्रीमिस्ट फेज में उन्होंने कंडक्ट करवाया। ये आपको याद होगा, लेकिन ब्रॉड टाइमलाइन भी अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आएंगे, तो 3 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आपको अलग अलग टाइम पीरियड से दी गई होगी, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम से। ठीक है, तो उसके बाद हमने 1919 को देखा, 1920
इम्पोर्टेंट फॉर नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट 1930, इम्पोर्टेंट फॉर सीडीएम। ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है जो हमें टिप्स पे रहने चाहिए, इनकी पॉलिसीज भी। 1990 1935 के एक्ट हमें टिप्स पे रहने चाहिए। आपको नहीं आते तो एक बार आप दोबारा देखो उनको, दो तीन बार देख लिया करें, ठीक है। तो आज के हम डेट में चलते हैं। आज हमने क्या क्या देखने वाले हैं। इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या थी, नेहरू फॉरेन पॉलिसी, नेहरू फॉरेन पॉलिसी है ये, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन देखेंगे कब हुए थे, 1951 या 1952 से 1957 के बीच में इलेक्शन कब हुए थे, 1951 से लेके 52। डेवलपमेंट अंडर नेहरूज लीडरशिप हम देखेंगे, नेहरूज कब से थे, 1948 से 1966 तक ये, 1964 तक ये लीडरशिप थे, कम से कम 10-15 साल थे ये पूरे पूरे। आफ्टर नेहरू देखने की कोशिश करेंगे। So the principle that formed the foundation of Indian foreign policy in the name of Panchsheel included mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty. Correct. और ये पंचशील किसके साथ था, चाइना के साथ। Mutual non-aggression at all times. Mutual coordination by taking over the administration of allies in their hard times. Correct ढूंढना है। और ये देखो आपने बिल्कुल सही ये याद रखना है कि भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, और नॉन एग्रेशन रहना है हमेशा ऑल द टाइम्स, एंड म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बाय टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाइज इन देयर हार्ड टाइम्स, ठीक है। ये सब चीजें करनी है आपने। लेकिन ये नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, सॉरी यार। आप दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लोगे, ये तो इंटरफेरेंस हो जाएगा, नॉन इंटरफेरेंस चाहिए। नॉन इंटरफेरेंस है, कुछ भी आप ये नहीं करोगे कि दूसरे के अलाइज के उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में वो करने लग जाओगे, नहीं, वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, ठीक है। तो थर्ड नहीं होगा, जैसे ही आप थर्ड नहीं होगा तो 1 and 2 वुड बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पायनियरिंग लीडर्स ऑफ द एंड नाम, एंड ये नाम क्या होता है यार, नॉन अलाइंड मूवमेंट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आप ये इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे। पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में ना दो ब्लॉक्स बन गए थे, आपको पता होगा, एक कम्युनिज्म जो कि लीड कर रहा था यूएसएसआर, और एक कैपिटलिज्म जो कि लीड कर रहा था यूएसए। अब इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने की वजह से ये कैंप कर रहे थे। कैंप मतलब कि तू मेरी साइड आ जाए, ये वाली कंट्री मेरी साइड आ जाए, और ये भी ऐसे कैंपिंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब इंडिया इस फेज में, इस इंटरनेशनल सिनेरियो में फ्री हुआ, तो यूएसए इनको कोट करने लगा, यूएसएसआर भी इंडिया को कोट करने लगा कि आप मेरे कैंप में आओ, ये भी यहाँ पर मेरे कैंप में आओ, ठीक है। तो दोनों के पास स्ट्रॉन्ग रीजंस थे, लेकिन इंडिया ने क्या चूज करा और क्या नया मेथड दिया, एक नाम दिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, के हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हमारी पॉलिसीज, हमें अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। इनके फाउंडर नेहरू जी थे, और भी दो चार लोग थे जो अलग अलग कंट्रीज के हैं। आप पढ़ते हो नाम इंटरनेशनल रिलेशन में, नाम 1 नाम 2, मेंस के हिसाब से आप पढ़ते हो इज नाम रेलेवेंट टुडे और नॉट। तो आप देखो कि लीडर्स कौन से थे। प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो ऑफ वेनेजुला, ये तो अभी के प्रेसिडेंट हैं। नाम कब क्रिएट हुआ था, 1961 में, हो सकता है नहीं। ख्वामे नगरो घाना, याद कर लो बिल्कुल। सुकारनो ऑफ इंडोनेशिया, बिल्कुल। राजेंद्र प्रसाद ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट हमारे थे यहाँ पर, करेक्ट ढूंढना है। तो फर्स्ट तो नहीं है, तो ये और ये नहीं होगा। 4 होगा कि राजेंद्र प्रसाद भी थे, नहीं, जबकि प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ से थे नेहरू। तो 2 and 3 वुड बी द आंसर गाइस, ये याद कर लो, ये कर लो, एंड नेहरू जी कर लो आप याद। और नासिर थे हमारे एक इजिप्ट के, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो हमारे कितने हो गए, हमारे हो गए ख्वामे नक्रोमा घाना के, सुकारनो इंडोनेशिया के, नासिर इजिप्ट के, एंड नेहरू उसके, और एक यूगोस्लाविया के। तो 5 लीडर आप याद रखो, ठीक है। टिटो यूगोस्लाविया, नासिर इजिप्ट, और हमारे ख्वामे नक्रुमा घाना के, सुकारनो इंडोनेशिया के, और नेहरू जी इंडिया के, ठीक है। Which of the following political parties were the national parties to participate in the first general election of the Lok Sabha seats? Bolshevik Party of India, फॉरवर्ड ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी सोशल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की फॉर्मेशन तो 1984-5 में हुई थी, ये कहाँ से आ गया, आपको छूटते ही पता लग गया, 4 तो नहीं हो सकता। और देखो 4 यहाँ 3 ऑप्शन में। गाइस यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस बनाती है, ऐसे स्टेटमेंट्स बनाती हैं, ऐसा नहीं है, और सेम फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आंसर 1 2 3 5 6, मतलब 4 नहीं है, बाकी सारे थे। तो आप एक बार नाम देख लो, क्योंकि कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाए कि ये पार्टी थी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक थी, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया थी। एक बोल्शेविक पार्टी का ओरिजिन कहाँ पर था, ये रशियन रेवोल्यूशन में आपने देखा होगा, बोल्शेविक पार्टी अक्टूबर रेवोल्यूशन करवाते हैं लेनिन के अंडर, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सोशलिस्ट पार्टी एंड द अखिल भारतीय हिंदू सभा महासभा merged to form Praja Socialist Party with JP Kriplani as the chairman.
ठीक है। राम मनोहर लोहिया वॉज एसोसिएटेड विद द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। लोहिया फॉर्म द सोशलिस्ट पार्टी। करेक्ट ढूंढना है, सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही है। तो यहाँ एक बात ध्यान में रखो यार, सोशलिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू सभा नहीं, यहाँ पर हमारी है किसान मजदूर प्रजा पार्टी। ठीक है, किसान मजदूर पार्टी थी जो मर्ज हुई थी टू फॉर्म प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जेपी कृपलानी एज द चेयरमैन। जेपी कृपलानी आप ध्यान में रखना है, लेटर ऑन इतना इंपॉर्टेंट 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित करी थी, कृपलानी का बहुत बड़ा रोल था एज अ अपोजिशन लीडर। फिर मनोहर लोहिया वॉज एसोसिएटेड विद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बिल्कुल सही। लोहिया फॉर्म द सोशलिस्ट पार्टी, बिल्कुल सही। तो 2 एंड 3 विल बी द आंसर, 1 नहीं होगा आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के बारे, भारतीय जनसंघ फाउंडेड इन 1951 was based on right wing ideology. Ashok Mehta was the main force behind its formation. In later years, the party was to be a part of coalition of Janata Party against the emergency. Correct ढूंढो। तो यार भारतीय जनसंघ का ना लीडर जो माना जाती है ना, जो उनको फाउंडिंग मेंबर माने जाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक डीयू का कॉलेज भी है, श्यामा प्रकाश मुखर्जी ये माने जाते हैं, ना कि अशोक मेहता। तो जब 2 को आप गलत करोगे तो आप सीधा आंसर में पहुंच जाओगे, लेकिन हमको ये भी समझना है कि भारतीय जनसंघ फाउंडेड इन 1957 वाज बेस्ड ऑन द राइट विंग आइडियोलॉजी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 1951 नाम याद, वो डेट याद रखना। लेटर ईयर्स द पार्टी वाज टू बी अ पार्ट ऑफ द कोलिशन, जनता पार्टी की जो कोलिशन था जो 1977 में आती है पावर में, अगेंस्ट द इमरजेंसी। ठीक है। Consider the following statements about the basic principles of India's foreign policy during Nehruvian era. Disapproval of participation in any military alliance, independent and neutral foreign policy, and active anti-colonial policy. करेक्ट ढूंढना गाइस, ये तो बहुत ईजी है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि आपको ये दूसरा भी सही लग रहा होगा, इंडिपेंडेंट न्यूट्रल। देखो, न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी कहीं नहीं बोला था, बस ये जरूर बोला था कि 2 ब्लॉक के साथ हमें नहीं मिलना, हमें किसी ब्लॉक में नाम नहीं लेना, लेकिन न्यूट्रल का नाम नहीं दिया था। तो 2 नहीं होगा हमारा, इम्प्लिसिट है। 1 and 3 विल बी द आंसर। Consider the following statement. Shastri was the president and Jawaharlal Nehru was the general secretary of All India Congress Committee in 1951. 1951, Shastri resigned from his post as R&T minister, taking moral responsibility for a serious accident. ऐसे लेटेस्ट हुआ करते थे उस वक्त। जवाहरलाल नेहरू फॉर्म द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय के सांताना ऑन द बेसिस ऑफ हुज रिकमेंडेशन द सीवीसी वाज एस्टैब्लिश्ड। ये तो क्वालिटी भी मिक्स होगी, लक्ष्मीकांत। करेक्ट ढूंढना गाइस। तो आप एक बार ध्यान में रखो, द शास्त्री प्रेसिडेंट नहीं था, शास्त्री वाज द जनरल सेक्रेटरी, जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, और 1951 में नहीं, 1956 के अराउंड में उन्होंने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी 6 में। तो 1 and 2 तो नहीं होंगे, 1 and 2 जैसे ही नहीं होंगे तो आपके पास नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे गलत है यार, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने नहीं फॉर्म करी थी प्रिवेंशन, बट किन्होंने फॉर्म करी थी, शास्त्री जी ने फॉर्म करी थी। ध्यान रहे यार। Consider the following statement. During Lal Bahadur Shastri regime, India underwent an acute food shortage. Shastri motivated the people to voluntarily give up 1 meal per day so that food can be saved to be distributed to the people who required. What a lovely prime minister he was. लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर थे। देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर ये छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं। 1 meal पर वीक बोला गया था, ठीक है, तो ये नहीं होगा। मतलब वो आप समझो, कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन अदरवाइज कैसे बनाते हैं यार, हमने याद रखनी है चीजें। क्रॉनिक फूड शॉर्टेज थी यार, एक्यूट फूड शॉर्टेज नहीं थी, क्रॉनिक बिकॉज 1965 का वॉर भी हुआ था। तो डी विल बी द आंसर। ताशकंद एग्रीमेंट इंटेंडेड टू रिस्टोर पीसफुल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, स्टॉप, ये नहीं है। अलाउ इंडिया टू इंपोर्ट न्यूक्लियर, ये नहीं है। सेटल बाउंड्री नहीं है, तो पहला ऑप्शन विल बी द सबसे। ताशकंद एग्रीमेंट में ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हुई थी, रशिया ने ये मीडिएट करवाया था। Indira Gandhi had Morarji Desai as her finance minister. In 1967 general election, Indira Gandhi won the Lok Sabha seat from Rai Bareli. The coalition government during the Indira Gandhi regime finally led to a stable government. Correct ढूंढना guys। तो यार, ये कोलिशन गवर्नमेंट कभी भी स्टेबल सरकार देती है क्या? नहीं, ये अनस्टेबल सरकार देती है। ये 2 पक्ष होते हैं, कहते हैं मेरी मानो मेरी मानो। तो थर्ड तो उस बेसिस पे नहीं होगा ना, तो 1 and 2 बिल्कुल आंसर में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमने ये ध्यान में रखना है कि इंदिरा गांधी की सरकार में मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन लेटर ऑन मोरारजी देसाई इनसे अलग हो जाते हैं और अलग पार्टी बनाते हैं, और जनता पार्टी के अंडर मोरारजी देसाई एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाते हैं 1977 में। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आप वैसे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ती हो अच्छे से, लेकिन ये स्पेक्ट्रम में भी दे रखा था, तो हमने इसे कवर किया पूरा। ठीक है। As world crude prices soared, India remained unaffected due to the efficient administrative governance during the 1970s. The influential social classes got gradually aligned with Indira Gandhi despite the critique of her imposition of emergency. Indira Gandhi kept her impartial image intact. Correct ढूंढना है।
तो यार ये तो आपको पता है यार, इम्पार्शियल इमेज इंटैक्ट तो नहीं रख पाई है अपनी, इमरजेंसी की वजह से पूरे लालचन लगे थे पूरे पूरे। थर्ड नहीं होगा आंसर, ठीक है, तो थर्ड नहीं होगा। और इन्फ्लुएंशियल सोशल क्लासेस गॉट ग्रेजुअली अलाइंड विद इंदिरा गांधी डिस्पाइट द क्रिटिक, ये भी गलत है। जैसे ही इमरजेंस हुआ था तो सोशल क्लासेस डिवाइड हो गई थी, तो डी विल बी द आंसर, ठीक है। वन भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट पड़ा था इंडिया को, बिल्कुल पूरी तरह से इंडिया को इफेक्ट पड़ा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जयप्रकाश मूवमेंट। It had a great impact in Andhra Pradesh and Tamil Nadu. It was marked against the rising prices of essential commodities. Jayaprakash Narayana tried to draw the rest of the country into the protest with the aim of bringing down Indira Gandhi's government under the movement. Correct ढूंढना guys। तो आपने देखना है कि इम्पैक्ट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में नहीं, जबकि गुजरात और बॉम्बे की साइड में पड़ा था, तो वन आंसर नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली 2 and 3 विल बी द आंसर। तो इट वाज मार्क अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है। जय प्रकाश नारायण ट्राई टू ड्रॉ द रेस्ट ऑफ द कंट्री इनटू द प्रोटेस्ट, ठीक है, ब्रिंग डाउन द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अंडर द, बिल्कुल सही है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी कब लगाई थी? एक 1971 में लगाई थी, ठीक है। इट वाज बिकॉज ऑफ द वॉर विद बांग्लादेश, लिबरेशन वॉर जो चल रही थी, एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। 1975 में इन्होंने एक और लगाई, वो इंटरनल इमरजेंसी के कारण लगाई। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज ऑलवेज अगेंस्ट इंदिरा गांधीज डिसीजन ऑफ imposing the emergency. Mother Teresa supported Indira Gandhi's step because she considered it to be necessary for bring change. Mother Teresa, eminent journalist Khushwant Singh supported it in the beginning as he believed the JP movement would lead to anarchy in the country. Correct ढूंढिए। तो ये देखना है यार, अगेंस्ट में नहीं थी सीपीआई, सीपीआई वाज इन फेवर ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है। तो वन आप कैसे करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 and 3, बिकॉज मदर टेरेसा भी सपोर्ट कर रही थी, बिकॉज उन्हें लगा काम एंड शांति आ जाएगी, पीस आ जाएगा, और ये बिल्कुल सही है। खुशवंत सिंह जी ने भी इनको अब सपोर्ट किया था, ठीक है। 2 and 3 वुड बी द आंसर। ऑलराइट गाइस, तो हमने ये देखने की कोशिश करी यार, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बेशक, और आप अगर इनको रिवाइज करके ही फॉलो कर रहे होंगे, आई होप आपकी स्पेक्ट्रम भी यहाँ पर ख़त्म हुई होगी। एंड ओके गाइस, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, एंड आप बाकी कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं यार, आप उनको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए उन कोर्सेज को। एंड ऐसा रिवीजन सीरीज के थ्रू आप पहले पढ़िए, एंड फिर आप एक वो एक चार्ट होता है, टाइम टेबल बनाइए यार कि कैसे क्या करना है। आप रैंडमली यहाँ पर आए और आपने वीडियो देखी, ऐसा मत करिए प्लीज़। आप एक दिन लो, पूरा चार्ट बनाओ कि ऐसे ऐसे मैंने इन वीडियोस के थ्रू भी अपने को रीस्ट्रेंथन करना है, ऐसा करके, जैसे मैं आपको बता ही रहा था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ऐसे सारे कोर्सेज के लिए भी करिए यार। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं फिर दोबारा। टिल देन जस्ट रिविजिट द वीडियो अगेन एंड डू द एक्टिव रिकॉलिंग गाइज।